नमस्कार, स्वागत एक बार फिर सभी का सक्षम परिवार में। और आज हम 100 प्रश्नों की भारत का जो भूगोल है उसकी 100 प्रश्नों की सीरीज़ को देखेंगे। यहाँ पर उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ ये सैटरडे का जो लास्ट टारगेट हुआ था इंडियन ज्योग्राफी का, उसका सेकंड पार्ट है, यानी दूसरा जो टारगेट दे रखा था जिन टॉपिक्स पर, उनके लिए ये वीडियो है। और आप जुड़ सकते हैं सक्षम परिवार के साथ, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यमों से जुड़ सकते हैं। दोनों ब्रांचों में आप जुड़ सकते हैं, धर्मपुर ब्रांच में भी और करणपुर ब्रांच में भी। चलिए, तो पहले प्रश्न की अगर बात करें, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन बनाने का प्रयास किया गया है। थोड़ा सा सॉल्यूशन इनका देखेंगे। चलिए, पहले प्रश्न की अगर बात करें तो निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प हमने बताना है। कथन एक, मैग्नेटाइट काले रंग का सर्वोत्तम किस्म का लोहा अयस्क होता है। बिल्कुल सही है। ठीक, भारत में सर्वाधिक किस्म का जो लोहा हेमेटाइट प्रकार का है। ठीक, तो दोनों ही कथन अगर हम कहें तो सी जो है आंसर हमारा सही होगा। दोनों के दोनों कथन यहाँ पर सही है। अगर हम ये जो है खनिज संसाधन से ये प्रश्न बना हुआ है तो मैग्नेटाइट लोहे अयस्क की अगर बात करें तो 4 प्रकार का लोहे अयस्क हमारे पास होता है। इनमें से सबसे उत्तम क्वालिटी का लगभग 72% जो है लोहे की जो मात्रा, लोहांश की जो मात्रा होती है वो मैग्नेटाइट में होती है। सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो इसी प्रकार का जो लोहांश है, ठीक है, ये विद्युत उद्योगों में, ठीक है, इसका प्रयोग कर दिया जाता है। तो उस हिसाब से जो है बिल्कुल सही है। सर्वोत्तम किस्म का जो लोहे अयस्क का जो प्रकार है वो यही है मैग्नेटाइट। थोड़ा विवादित प्रश्न भी था क्योंकि आयोग ने इसका आंसर हेमेटाइट भी दिया था, शायद पटवारी या किसी एग्जाम में ही आया हुआ है। लेकिन मैक्सिमम जो क्वेश्चन है या मैक्सिमम जो किताबों में जो हमें मिलती है, इवन की एनसीईआरटी में भी जो मिलता है हमें, यही मिलता है मैग्नेसाइट। ठीक, भारत में सर्वाधिक किस्म का जो लोहांश है वो किस प्रकार का है? हेमेटाइट प्रकार का होता है। ध्यान रखना, जैसे ये काले रंग का होता है, हेमेटाइट जो है उसका रंग अगर हम देखें तो किस प्रकार का? लाल रंग का होता है। ठीक हो गया। लाल रंग होने के साथ साथ अगर हम और देखें तो कितना हमारे पास लगभग 60 से 70% इसमें क्या होती है? लोहांश की मात्रा इसमें पाई जाती है। ठीक हो गया। तो उस हिसाब से आंसर कौन सा हमारा? सी जो है यहां पर सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला, भारत में सर्वाधिक मैग्नेटाइट का शीर्ष भंडार वाला राज्य कौन सा है? जैसे अभी पढ़ा हमने, ठीक है, जो ये लोएस के प्रकार हैं इनमें से अब पूछ रहा है, देखो कौन सा भंडारण वाला राज्य कौन सा है। तो भंडारण में अगर बात आएगा तो फिर हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? कर्नाटक उसका आंसर हो जाएगा। कर्नाटक की अगर बात करें तो यहीं पर अगर हम देखें तो कौन सा? कुंद्रेमुख। ठीक है, ये कुंद्रेमुख वाला जो है, ठीक है, बाबा बुदन की जो पहाड़ियां हैं इस प्रकार से यहाँ पर लोहे अयस्क हो जाती हैं। वहीं अगर उड़ीसा की बात करें तो ध्यान रखना, उत्पादन अगर आएगा, ठीक, उत्पादन अगर आया तो उत्पादन में उड़ीसा का प्रथम स्थान है मैग्नेटाइट में। और अगर हम बात करते हैं कौन सा भंडारण का अगर आएगा तो भंडारण में फिर हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? कर्नाटक जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला, निम्न में से कौन सा कथन सही है? भारत विश्व में सर्वाधिक लोहे अयस्क उत्पादन करने वाला राज्य है? तो बिल्कुल नहीं है। सर्वाधिक अगर हम बात करते हैं लोहे अयस्क की, ठीक, तो भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। ठीक, वहां से देखें तो भारत का विश्व में लोहे अयस्क में चौथा स्थान है। महत्वपूर्ण देशों की अगर चर्चा करें तो यहां पर सबसे पहला हमारे पास कौन सा आ जाता है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक, सबसे ज्यादा हमारे पास आ जाता है ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के बाद जैसे कौन सा आ जाता है? ब्राजील आ जाता है। ठीक, ये ध्यान रखना। बाकी ब्राजील से और भी आपको पता होगा कि भाई हमारे पास जनसंख्या में भी, और अगर हम लोग बात करते हैं जनसंख्या में भी, जैसे अगर हम देखें या क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं तो क्षेत्रफल में भी ये 5वां स्थान है ब्राजील का, और जनसंख्या में भी ब्राजील का 5वां स्थान है पूरे विश्व में। उसी प्रकार से अगर देखें तो दूसरा स्थान है लोहे अयस्क में। भारत का अगर बात करते हैं तो भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। 4th स्थान है तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा, देश में सर्वाधिक लोहे अयस्क का उत्पादन, ठीक, अभी जैसे हमने पढ़ा लोहे अयस्क का जो उत्पादन है इससे प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा। अगर भंडारण की बात आएगी तो भंडारण जो है लोहे अयस्क का कहां पर होता है? सबसे ज्यादा कर्नाटक में। उत्पादन होगा तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में होता है। तो केवल कथन दो सही, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? बी जो है यहां पर आंसर हो जाएगा। कौन सा? केवल कथन दो। ठीक, चलिए अगला, नीचे कुछ लोहे अयस्क क्षेत्र दिए गए हैं, उनमें से कौन सा यहां पर सही नहीं है? यहां पर सही नहीं है, यहां पर कौन सा सुमेलित नहीं है? बेलाडीला की खान अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ में ये सही हो जाता है। बेलाडीला की खान जो है छत्तीसगढ़ में किस चीज के लिए? लोहे अयस्क के लिए संबंधित है। ठीक है, यहां पर बिल्कुल सही है। बादाम की जो पहाड़ियां हैं उड़ीसा में ही है लोहे अयस्क के लिए, अभी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, उत्पादन में। मयूरगंज की अगर बात करते हैं तो मयूर जो गंज है हमारे पास, ठीक, ये मयूरगंज जो है ये उड़ीसा में है, ध्यान रखना। ठीक, मयूरगंज पश्चिम बंगाल में नहीं बल्कि मयूरगंज कहां पर है? उड़ीसा में है। और ये मैग्नीज के लिए, ठीक, किस चीज के लिए? मैग्नीज उत्पादन की खान है। ठीक हो गया, ये ध्यान रखना। वहीं कुंद्रेमुख अभी हमने पढ़ा था कर्नाटक में, भंडारण की दृष्टि से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कुंद्रेमुख, ये ध्यान रखना। और यही कुंद्रेमुख जो है सर्वाधिक ऊंची चोटी भी है। सह्याद्री अगर आपने पढ़ा होगा, पिछले वीडियोस में हमने देखा है
उसको वहाँ पर समझा है। अगर जिन लोगों ने वीडियो नहीं देख रही है, आप हमारे पास जो वीडियोस हैं, प्लेलिस्ट जो है वहाँ पर जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हैं। सह्याद्री हमने कहा था 2 भागों में, उत्तरी और दक्षिणी सह्याद्री। तो दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी भी कौन सी? यही कुंद्रेमुख है, ये ध्यान रखना। तो यहीं पर कर्नाटक में इसी जगह पर यहाँ पर बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, ठीक, तो यहीं पर ही अगर देखें तो लोएस्ट, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि मयूरगंज जो है पश्चिम बंगाल में नहीं बल्कि कहाँ पर है? उड़ीसा में है, जो किसके लिए फेमस है? मैग्नीज के लिए। चलिए अगला, भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? तो खनिज भंडार का जो पदार्थों का जो भंडार है वो किसे कहते हैं, या रू भी कहते हैं हम किसे? छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। बी जो है आंसर सही हो जाएगा। छोटा नागपुर का पठार अगर हम देखें तो कहाँ पर है? तो छोटा नागपुर का पठार हमारे पास कहाँ पर हो जाता है? झारखंड, और हमारे पास कहाँ पर? वेस्ट बंगाल वाले एरिया में इसका फैलाव है। छोटा नागपुर के पठार में अगर हम देखें तो यहीं पर, ठीक है, यहां से कौन सी नदी? दामोदर नदी निकलती है। यही दामोदर नदी जो है इस पठार को 2 बराबर भागों में बांटती है। एक भाग जो है उत्तर की तरफ वो होता है हजारी, ठीक, हजारीबाग का पठार, और दूसरा आता है इसी के जस्ट नीचे दक्षिण वाला जो पठार है इसे कहते हैं रांची का पठार, ठीक। ये दोनों यहीं से आती हैं, 2 बराबर भागों में यहाँ पर बांटती हैं, और इसी को ही सबसे ज़्यादा जो भंडारण है वो यहीं पर, यहाँ पर जैसे दामोदर महानदी जो क्षेत्र है, फिर किस चीज़ के लिए, जो नदी घाटियाँ किस चीज़ के लिए होती हैं? कोयला उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, इसलिए भंडारण की दृष्टि से सर्वाधिक हो जाता है। मालवा के पठार की अगर बात करें तो हमारे पास मालवा का पठार यहीं से ये बना हुआ है, अरावली और विंध्य के बीच में, ये मालवा का पठार। बुंदेलखंड की बात करें तो यहीं पर ही बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा का पठार यहीं पर ही स्थित हैं, एक दूसरे से लगे हुए हैं। दक्कन के पठार की अगर बात करें तो दक्कन का पठार हमारे पास कहाँ पर? महाराष्ट्र में आ जाता है, कर्नाटक। 3 भागों में ये दक्कन का पठार फैला हुआ है, ठीक। अगर देखें तो 3 भागों में सबसे इधर अगर हम देखें दक्कन ट्रैप अगर देखें जैसे, तो दक्कन का पठार हमारे पास कहाँ पर? महाराष्ट्र वाला आ जाता है, पहला आता है हमारे पास। 3 भागों, 3 समूहों का है दक्कन का पठार। इसी के बाद ये पठार, या जिसको हम कहते हैं दक्कन ट्रैप, ठीक, इसमें है। दूसरा अगर हम देखें तो कौन सा हमारे पास? तेलंगाना का पठार हो जाएगा, ठीक। और तीसरे की अगर बात करें तो कौन सा हो जाएगा? मैसूर का या कर्नाटक का पठार, ठीक। तो इन तीनों के समूह से बना हुआ है दक्कन का पठार, ठीक। जब ये मिलती हैं तो यहीं पर दक्कन ट्रैप जो है कई पहाड़ियों से भी मिलकर बनी हुई है। 3 पहाड़ियों से घिरा हुआ है हमारे पास। वो कौन सी होती हैं? हमारे पास सतमाला की पहाड़ियाँ हो जाती हैं, हमारे पास बालाघाट की पहाड़ियाँ हो जाती हैं, हरीशचंद्र की पहाड़ियाँ हो जाती हैं। तो ये भी इसी पर ही हैं, दक्कन के पठार पर। इसको भी थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक। जैसे मालवा का पठार है, राजस्थान वाला जो एरिया है, ठीक है, यहीं से इसी मालवा के पठार से कौन सी नदियाँ जैसे अगर आसपास से जाती हैं तो चंबल हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारे पास यही है, चंबल हो गया, बेतवा हो गया, ठीक है, ये सारी नदियाँ यहाँ से जाती हैं, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। चलिए अगला, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? तो भारत में मैग्नीज पाया जाता है धारवाड़ क्रम की चट्टानों में, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। भारत का शीश मैग्नीज भंडारक, ठीक, तो अगर हम देखें तो शीश मैग्नीज उड़ीसा, ठीक हो गया। भारत का शीश मैग्नीज उत्पादक वो झारखंड नहीं है, वो क्या है हमारे पास? उड़ीसा है, ये ध्यान रखना, ठीक। तो हमारे पास उत्पादक जो देश है वो कौन है? उड़ीसा ही है, इसको ध्यान रखना। फिर देखते हैं मैग्नीज में, हमने कहा धारवाड़ क्रम की शैलों में, धारवाड़ क्रम की जो शैलें हैं इनका निर्माण किससे हुआ है? तो हमारे पास आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं, इन चट्टानों के अपर्दन से, निक्षेपण से क्या हुआ है? धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण है, परतदार चट्टानें नहीं है, ठीक। फिर बात करते तो जीवाश्म नहीं पाए, जीवाश्म बिल्कुल नहीं पाया जाता है। धारवाड़ यानी कर्नाटक का जो इलाका है, ठीक, इसी का एक जिला धारवाड़ इसके नाम पर रखा गया है। सर्वाधिक धात्विक दृष्टि से अगर हम देखें तो धात्विक दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है यही धारवाड़ का, ठीक। जितने भी हमारे पास खनिज जो हैं वो इसी धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं, जैसे हमारे पास सोना हो गया, तांबा हो गया, मैग्नीज हो गया, इस प्रकार की जो चट्टानें हैं, जो ये खनिज हैं, ये सब कहां पर मिलते हैं? यहीं पर मिलते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानों में, ठीक। चलिए, तो आंसर हमारा 1 और 2 सही बताना है हमने, 1 और 2 यानी ऑप्शन ए जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर यहां पर हो जाएगा। चलिए अगला, निम्न में से कौन सा मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र कर्नाटक में स्थित है? ठीक, तो आंसर हमारे पास कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है यहां पर आंसर हो जाएगा, बेल्लारी, ठीक। बेल्लारी मतलब कहां पर पूछ ही रहा है वो ऊपर से, ठीक है, कहां पर स्थित है? कर्नाटक में ही स्थित है। बेल्लारी की अगर बात करें तो यहां पर और भी हैं कई खाने, जैसे बीजापुर हो गया, यहीं की अगर बात करते हैं तो कौन सा? चित्रदुर्ग हो गया,
ठीक, चित्रदुर्ग जो विजयनगर में है, ठीक है, यहाँ पर है तो कर्नाटक में स्थित है। कालाहांडी, ठीक है, कालाहांडी की अगर बात करें तो कहाँ पर है, उड़ीसा में है। कालाहांडी की बात करें तो ये उड़ीसा में है। बालाघाट की अगर बात करें तो बालाघाट जैसे मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है, तो बालाघाट कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। वहीं क्योंझार की अगर बात करें तो ये भी कहाँ पर है, उड़ीसा में ही स्थित है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, कर्नाटक की बात कर रहा है तो ये कौन सा हमारे पास हो जाएगा आंसर। चलिए, तांबे के अनुमानित भंडार की दृष्टि से भारत का शीर्ष राज्य कौन सा है। भंडारण की दृष्टि से अगर आए तांबे के लिए तो हमारे पास कौन सा हो जाएगा, राजस्थान इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, जैसे हमारे पास कहाँ कहाँ पर हो जाता है, तो जैसे अलवर है, अलवर के बाद हमारे पास कौन सा हो जाएगा, जयपुर हो जाता है। ठीक है, राजस्थान में तांबे के लिए अगर हम कहें तो कौन सा, खेतड़ी की खान। ठीक, ये इस चीज़ तांबे के लिए ही प्रसिद्ध है, राजस्थान की खान यहाँ पर प्रसिद्ध हो जाती है। ठीक है, हमारे पास कौन सा हो जाता है, जैसे मलाज खंड, मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर कौन सा है, मलाज खंड। कौन सा, मलाज खंड, ये किस चीज़ के लिए, तांबे के लिए हो जाएगा। झारखंड की अगर बात करें तो हमारे पास कौन सा, घाट शिला, कौन सा हो जाएगा, घाट शिला। और दूसरा सुरदा, सुरदा, घाटशिला और सुरदा ये झारखंड में हो जाएंगे। किस चीज़ के लिए बता रहा हूँ, ये तांबे के लिए बता रहा हूँ, ध्यान रखना। फिर हमारे पास कौन सा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में जैसे गुंटूर, गुंटूर हो जाएगा। और हमारे पास करनूल या कुरनूल हो जाएगा, कुरनूल। ठीक है, नेल्लौर हो गया, नेल्लौर। ठीक, तो ये जो हैं क्या, किस चीज़ के लिए फेमस है, सारे के सारे ये तांबे की खाने। अगर हम देखें तो यहाँ पर भी तांबा होता है और ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है। जैसे राजस्थान अलवर, जयपुर खेतड़ी हो गया, मध्य प्रदेश में मलासखंड हो गया, झारखंड में घाटशिला और सुरदा हो गया, आंध्र प्रदेश में गुंटूर, कुरनूल, नेल्लौर। ठीक है, ये सब किस चीज़ के लिए हैं, तांबे के लिए ही यहाँ पर प्रसिद्ध हैं। चलिए अगला, निम्नलिखित ताम्र उत्पादक स्थलों में से कौन सा यहाँ पर सुमेलित, सही सुमेलित है। ठीक है, तो आंसर जो है, आंसर की अगर बात करेंगे तो आंसर कौन सा हो जाएगा, जैसे अभी बताया, देखो तांबे के लिए अभी बताया था ना, ताम्र के लिए अभी बताया था गुंटूर वाला, तो गुंटूर कहाँ पर है, इसी के साथ जैसे अभी बताया गुंटूर हो गया, नेल्लौर हो गया। ठीक है, हमारे पास कौन सा हो गया, कुरनूल हो गया। ठीक है, ये सब किसके हैं, आंध्र प्रदेश में ताम्र के लिए। खेतड़ी की अगर बात करें तो खेतड़ी सिंगाना, ठीक है, मध्य प्रदेश में नहीं है। खेतड़ी की खान किस चीज़ के लिए है, तांबे के लिए तो है ये, लेकिन कहाँ पर है ये, राजस्थान में है, ये भी ध्यान रखना। दूसरे की अगर बात करते हैं तो मोसाबानी, ठीक है, मोसाबानी कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में नहीं बल्कि मोसाबानी कहाँ पर है, झारखंड में स्थित है। कौन सा आंसर, तो झारखंड हो जाएगा। सिंह भूमि की अगर हम बात करते हैं तो सिंह भूमि कहाँ पर हो जाएगी हमारे पास, ठीक, सिंह भूमि हो जाएगी छत्तीसगढ़ नहीं, सिंह भूमि भी कहाँ पर हो जाएगी, झारखंड में। कहाँ पर, झारखंड में ही हो जाएगी। तो आंसर की अगर बात करेंगे तो सही सुमेलित है, तो हमारे पास कौन सा हो जाएगा, सही सुमेलित, डी जो है हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला, निम्न में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन बॉक्साइट का एक प्रमुख खान है। ठीक है, तो बॉक्साइट जैसे अभी देखो एलिमिनेशन थ्योरी से भी आप इसको कर सकते हो। ठीक है, तो बॉक्साइट के लिए अगर देखें तो कौन सा हो जाएगा, लोहदरगा। ठीक है, लोहदरगा यहाँ पर हो जाएगा। कोलार की खान अगर देखें तो कोलार की खान किस चीज़ के लिए फेमस है, सोने के लिए फेमस है। और कोलार की खान, ठीक है, हमारे पास कहाँ पर, हट्टी और कोलार की खान, ठीक है, किस चीज़ के लिए, सोना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है कर्नाटक में। वहीं खेतड़ी की खान अभी हम पढ़ चुके हैं, खेतड़ी की खान किस चीज़ के लिए है, तांबा उत्पादन के लिए है, और कहाँ पर है, राजस्थान में है, ये भी ध्यान रखना। और लोहारदगा जो हमारे पास बॉक्साइट, बॉक्साइट फिर हमने कहा किस चीज़ के लिए, एल्यूमिनियम, किसका ऑक्साइड है, तो एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम का बॉक्साइड है। फिर अगर देखें दूसरा कौन से काल में, ठीक है, तो टर्शरी काल में। अगर कभी पूछे किस युग और किस काल में ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो कौन सा, टर्शरी या टर्शरी काल में इसको सबसे ज़्यादा यहाँ पर मिलता है। ठीक, चलिए अगला, निम्न में से कौन सा बंदरगाह भारत का प्रमुख लोह अयस्क निर्यातक बंदरगाह है। सबसे ज़्यादा लोह अयस्क जो है वो कहाँ से दिया जाता है, तो ऑप्शन सी जो है, मार्मा गोवा बंदरगाह। ठीक, गोवा में है मार्मा गोवा, यहाँ पर किया जाता है। ठीक, बात करें दीनदयाल बंदरगाह की, ठीक, तो दीनदयाल जो बंदरगाह है, कांगड़ा का नाम इसको रख दिया गया है। कांगड़ा जो भारत का ज्वारीय बंदरगाह है, इसका नया नाम यहाँ पर रख दिया गया है तूतीकोरिन। ठीक है, बंदरगाह, ये तो ये भी ध्यान रखना। तो आंसर की अगर बात करेंगे तो आंसर कौन सा हो जाएगा। चलिए, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। ठीक, फिर से ये खाने ज़्यादातर पूछी जा रही हैं, ये भी ध्यान रखना। तो अगर 12 के आंसर की बात करें, ठीक है, तो बॉक्साइट, ठीक है, तो हमारे पास बी जो आंसर हो जाएगा। कोरापुट की जो खान है ये मैग्नीज के लिए नहीं बल्कि किस चीज़ के लिए है, बॉक्साइट के लिए है, ध्यान रखना। और कहाँ पर है ये, उड़ीसा में। ठीक, चलो, तो बाकी जैसे कोडरमा की खान कहाँ पर है हमारे पास, अब्रक के लिए है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, पन्ना की खान, ठीक है, मध्य प्रदेश, हीरा के लिए। डेगाना की खान
ये टंगस्टन है, ठीक है, टंगस्टन है, ठीक है, टंगस्टन के लिए हो जाएगा। कोरापुट जो है वो मैग्नीज के लिए नहीं बल्कि किस चीज के लिए, उड़ीसा में किस चीज के लिए है, बॉक्साइट के लिए हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो सूती वस्त्र का पहला सफल कारखाना, ठीक है, तो यही है हमारे पास, ऑप्शन ए ही हमारा आंसर है। सूती वस्त्र का जो पहला कारखाना वो कोलकाता में नहीं बल्कि कहां पर खोला गया था, मुंबई में इसको खोला गया था। ठीक, पहली जूट मिल वो रिरसरा, ठीक है, वेस्ट बंगाल, ठीक है, जूट के लिए, इसीलिए तो वेस्ट बंगाल का भारत में जूट उत्पादन में, ठीक है, जूट या पटसन उत्पादन में किसका स्थान है पहला, ठीक है, तो वो वेस्ट बंगाल का ही स्थान है। ठीक, पहला कच्चा लोहा बनाने का कारखाना कुल्टी में, ठीक हो जाएगा। जमशेदपुर में टाटा लोह इस्पात कारखाना 1907, बाकी वो सारे सही हैं, ऑप्शन ए जो है यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला, दुर्गापुर लोह इस्पात कारखाना किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? दुर्गापुर की अगर बात करें तो हमारे पास दुर्गा ब्रिटेन से, ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है हमारे पास यहाँ पर आंसर हो जाएगा। वहीं जर्मनी की बात करें तो हमारे जर्मनी से कौन सा, राउरकेला जो संयंत्र है वो जर्मनी की सहायता से लगा दिया गया था उड़ीसा में। ठीक, फिर रूस की बात करें तो रूस की सहायता से कौन सा लगाया गया था, बोकारो, झारखंड में जो बोकारो है उसकी सहायता से लगाया गया था, तो ऑप्शन जो है ए यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला लोह इस्पात संयंत्र किसकी स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में? तो आंसर हो जाएगा कौन सा, दूसरी पंचवर्षीय योजना। जब दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी तो हमारे भारी उद्योगों को वहां पर रखा गया था, तो इसी पंचवर्षीय योजना में भिलाई, ठीक है, जैसे हमारे पास है पहला, ठीक है, भिलाई की अगर बात करें तो भिलाई कहां पर है हमारे पास, छत्तीसगढ़ में। ठीक, छत्तीसगढ़ में इसको लगा दिया गया था। वहीं दुर्गापुर की अगर बात करते हैं रूस की सहायता से, ठीक, दुर्गापुर की अगर बात करें तो दुर्गापुर कहाँ, ब्रिटेन की सहायता से लगाया गया था, कहाँ पर, वेस्ट बंगाल में। वहीं अगर बात करते हैं राउरकेला, ठीक, राउरकेला किसकी सहायता से लगाया गया था, तो जर्मनी की सहायता से लगाया गया था, और कहाँ पर लगाया गया था, उड़ीसा में लगा दिया गया था। वहीं तीसरी पंचवर्षीय योजना की अगर बात करें तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था किसको, बोकारो को लगाया गया था, किसकी सहायता से, रूस की सहायता से लगा दिया गया था, कहाँ पर, झारखंड में इसको लगा दिया गया था। ठीक हो गया, तो इस हिसाब से जो है हमारा आंसर ये सही हो जाएगा, तो आंसर जो है बी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन सी जो है हमारा हो जाएगा कहां पर, 1974 में इसकी स्थापना कर दी गई थी। चलिए अगला, विभाजन के पश्चात भारत का कौन सा उद्योग बुरी तरह प्रभावित हो गया था? तो बुरी तरह प्रभावित होने वाला जब विभाजन हुआ, ठीक है, बांग्लादेश भी हो गया अलग, ठीक है, 71 में पाकिस्तान भी अलग हुआ, तो सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा वो किस पर, जूट और रुई उद्योग पर। जब विभाजन हुआ तो सबसे ज्यादा जो जैसे उत्पादन वाला जो क्षेत्र था वो कहाँ चला गया, ठीक है, कुछ जैसे फैक्ट्री और, तो बांग्लादेश, जूट कुछ उस तरफ चला गया, वेस्ट बंगाल इधर हो गया, तो सबसे ज़्यादा जो है हमारे पास जूट और रुई उद्योग में क्या हुआ, इसका सबसे ज़्यादा देखने को यहाँ पर मिला। ठीक हो गया, सुमेलित नहीं है, ठीक, सुमेलित नहीं है कि अगर चर्चा करें तो पूर्व का बोस्टन, ठीक है, तो हमारे पास ए जो है यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा। एक अगर कहें तो एक का दो, पूर्व का बोस्टन जो है किसे, अहमदाबाद को कहा जाता है। फिर बात करते हैं हमारे पास, ठीक है, यहाँ पर सूती वस्त्रों की राजधानी, ठीक, अगर हम देखें तो पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद हो जाता है। ठीक, उसी के बाद अगर देखें तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, कोयम्बटूर को क्या कहा जाता है, दक्षिण भारत का कोयम्बटूर कहा जाता है। फिर अगर बात करें तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर वो कौन सा हो जाएगा हमारे पास, कानपुर यहाँ पर हो जाएगा, और सूती वस्त्रों की राजधानी कौन सी हो जाएगी, मुंबई यहाँ पर हो जाएगी। तो उस हिसाब से हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ए जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो कौन सा अगर हम बात करें तो यहाँ पर आंसर की अगर चर्चा करेंगे तो आंसर हमारे पास कौन सा हो जाएगा, आंसर जो है यहाँ पर हमारे पास डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, सफल उद्योग जो है सबसे पहले मुंबई में नहीं, अगर कागज का प्रथम उद्योग, अगर सफल की बात पहले ही लगा था, सफल की बात करेंगे तो कहाँ पर, कोलकाता में इसको लगा दिया गया था, तो ऑप्शन डी जो है हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर जैसे अगर हम कहें नेपानगर अखबारी कारखाने के लिए बिल्कुल सही है। पिंपरी की अगर बात करें तो यहाँ पर ये वाला उद्योग पिंपरी जो है सीमेंट उद्योग के लिए नहीं बल्कि किसकी, पिंपरी पहली बात तो है कहाँ, महाराष्ट्र में है, और किस चीज़ के लिए है अगर हम देखें, किस उद्योग के लिए है, तो एंटीबायोटिक, ठीक, एंटीबायोटिक उद्योग के लिए फेमस है हमारे पास कौन सी, ये हो जाएगा कौन सा पेड़। बाकी बरौनी आपको पता ही है, ठीक है, किस चीज़ के लिए हमारे पास तेल शोधनशाला है। वाराणसी की अगर बात करें तो डीजल लोकोमोटिव जो कारखाना है जहाँ पर बनाई जाती हैं, ठीक है, वो इसी चीज़ के लिए क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा फेमस हो जाती है। ठीक हो गया, चलिए अगले की अगर बात करते हैं, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला, ठीक है, वो कहाँ पर है अगर देखें, ठीक है, तो जामनगर बिल्कुल सही हो जाएगा।
यहाँ पर सबसे बड़ी तेल शोधनशाला जामनगर, बिल्कुल सही है, गुजरात। पेट्रो रसायन के लिए उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र नगर, ठीक है, पेट्रो रसायन के लिए वो भी जामनगर ही है, गुजरात में ही है। भारत में तेल की पहली परिशोधनशाला स्थापित अंकलेश्वर नहीं है, ठीक है, अंकलेश्वर नहीं बल्कि कौन सा हो जाएगा, डिगबोई जो है इसका आंसर हो जाएगा। और कब लगाई गई थी, 1901 में। दूसरी बात ध्यान रखना, अगर कभी स्वर्ण रिफाइनरी की बात करें, स्वर्ण रिफाइनरी की बात करें तो सीधे 100 साल जोड़ देना, कब, 2001 में लगाई गई थी, ठीक है। और ये एशिया की जो है सबसे बड़ी रिफाइन सोने की स्वर्ण रिफाइनरी भी है ये, ठीक हो गया, ये भी ध्यान रख लेना। वहीं इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों की राजधानी किसे कहा जाता है, इसी को ही कहा जाता है, ठीक। अगर स्वर्ण रिफाइनरी की बात आएगी तो ध्यान रखना कहां पर, शिवपुर में, ठीक है, शिवपुर में लगाई गई थी। भारत की पहली है, एशिया की भी सबसे बड़ी है, शिवपुर महाराष्ट्र में लगाई गई थी, कब, 2001 में, ठीक। तो आंसर हो जाएगा हमारा ही। चलिए अगला, निम्न में से किस उद्योग को विकास उद्योग के नाम से भी जाना जाता है, तो कौन सा हो जाएगा, मोटर गाड़ी उद्योग जो है, ठीक है, जो ऑटोमोबाइल जो उद्योग है उसे विकास के उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला, अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड की स्थापना कब हो गई थी, तो आंसर हमारे पास हो जाएगा कौन सा, 1953, डी जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दिल्ली में इसका क्या है, यहाँ पर मुख्यालय हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, तो अगर हम देखें तो भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951, ये सही हो जाएगा। भारतीय जूट निगम 1971 में भारतीय जूट निगम की स्थापना कर दी गई थी। अंतर्राष्ट्रीय जूट निगम, ठीक है, 1984, ये भी सही हो जाएगा। तो आंसर की अगर बात करेंगे तो डी, उपयुक्त सारे सही, सारे के सारे क्या हो जाएंगे यहाँ पर, सही हो जाएंगे। तो उर्वरक निगम 1951 में, भारतीय जूट निगम 1971 में, और अंतर्राष्ट्रीय जूट निगम वो कब हो जाएगा, 1984 में जो है इसकी स्थापना यहाँ पर हो गई थी, ठीक। चलिए अगला, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित की अगर बात करते हैं तो हमारे पास कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा। बाल्को सोवियत संघ या रूस की अगर बात करें यहाँ पर है। नाल्को जो है फ्रांस में हो जाएगी। माल्को जो है हमारे पास इटली में हो जाएगी। वहीं अगर बात करते हैं हिंडाल्को, तो हिंडाल्को कनाडा में नहीं है। हिंडाल्को अगर आएगा तो हिंडाल्को कहाँ पर है, यूएसए में है, ये ध्यान रखना। और हिंडाल्को अगर आएगा हमारे पास कौन सा, इंडाल्को, तो ये है कनाडा में इंडाल्को, ठीक है, ये ध्यान रखना। ही से हो आएगा तो हमारे पास कौन सा हो जाएगा, हिंडाल्को आएगा तो कौन सा, यूएसए हो जाएगा। और ई आएगा, ई से इमली वाला, तो इंडाल्को आएगा तो वो कहां पर हो जाएगा, हमारे पास कनाडा में हो जाएगा। बाकी माल्को है तो इटली, नाल्को फ्रांस, बाल्को हो जाएगा तो कौन सा, सोवियत संघ यहां पर हो जाएगा। चलिए अगला, भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल निम्न में से किस प्रदेश में पाया जाता है, रेल मार्ग का, तो रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल जो है वो कहां पर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। वहीं अगर सड़कों के राष्ट्रीय राजमार्ग अगर पूछे, नेशनल हाईवेज, राष्ट्रीय राजमार्ग या सड़कों का सबसे मार्ग, ठीक, राष्ट्रीय राजमार्ग अगर इनकी बात करेगा तो कहां पर, राष्ट्रीय राजमार्ग महाराष्ट्र में है, सबसे ज़्यादा सड़कें भी महाराष्ट्र में है, ठीक है। अगर देखें ग्रामीण सड़कें भी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है। लेकिन अगर इसके घनत्व की बात करेंगे, रेल जो हमारे पास ये सड़क है, इनका सबसे ज़्यादा घनत्व सड़कों का किस स्टेट में है, तो फिर आंसर कौन सा हो जाएगा, केरल हो जाएगा। यूनियन टेरिटरी आ जाएगा तो फिर कौन सा हो जाएगा, दिल्ली, ठीक, ये भी ध्यान रखना, ठीक हो गया। चलिए तो आंसर फिलहाल हमारा डी हो जाएगा। अगला, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग हमारे पास कौन सा हो जाएगा, तो आंसर डी जो है हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा। तो आंसर डी जो है हमारे पास हो जाएगा, कौन सा, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कौन सा, 44 जो है यहाँ पर हो जाएगा। ऑड इवन थ्योरीज पे ही है, ठीक है। तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग हमारे पास कौन सा है, 44 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक हो गया। चलिए, भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो जोड़ती है, ठीक है, तो कौन सा, 4 शहरों को जोड़ती है। ऑप्शन ए हो जाएगा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, 4 को जोड़ती है। सबसे पहले कहां पर शुरुआत हुई थी, तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना अटल बिहारी वाजपेयी के समय में 2001 में शुरू होती है, 2012 में ये समाप्त होती है या कंप्लीट हो जाती है। भारत के 13 राज्यों से ये होकर गुजरती है, ये भी ध्यान रखना। और अगर हम देखें तो 5846 किलोमीटर इसकी क्या है, टोटल लंबाई है। 4 कौन सा, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, और हमारे पास अगर देखें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। सबसे ज्यादा वाला जो भाग है, यानी इन ड्यूरेशन में, क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग जाते हैं तो यहां पर भी सबसे ज्यादा जो भाग है वो कौन सा हमारे पास, यहां से चेन्नई से कोलकाता, ये ध्यान रखना, सबसे ज्यादा जो भाग है चेन्नई से कोलकाता वाला सबसे लंबा, इन 4 में से सबसे लंबा भाग ये है, ठीक। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला जो है हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, प्रोजेक्ट एरो का संबंध किस आधुनिकीकरण से, कई बार प्रश्न आया हुआ है, ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो किसके डाकघरों को अगर हम देखें तो आधुनिकीकरण करने के लिए, उनका विद्युतीकरण करने के लिए ये प्रोजेक्ट एरो चलाया गया था, जो किससे संबंधित है, डाकघर से यहाँ पर संबंधित है। चलिए अगला, गंगा नदी पर कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग स्थापित किया गया है, तो गंगा नदी पर कौन सा हमारे पास राष्ट्रीय जलमार्ग जो है एक यहाँ पर स्थित है।
राष्ट्रीय जलमार्ग जो एक है वो हमारे पास कहाँ से आता है, तो गंगा से आता है हमारे पास। गंगा भागीरथी से कहाँ पर आता है, हुगली नदी, कलकत्ता में जो हुगली है ये है राष्ट्रीय जलमार्ग एक पर। राष्ट्रीय जलमार्ग दो की बात करें, दो ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो ये है हमारे पास ब्रह्मपुत्र। ठीक, हमारे पास कहाँ से है, तो ये हो जाएगा हमारे पास हल्दिया से धुबरी। ठीक, हल्दिया से धुबरी, हल्दिया से धुबरी तक। ठीक, ये हो गया राष्ट्रीय जलमार्ग दो, किस पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर। राष्ट्रीय जलमार्ग जो है वन, वो गंगा भागीरथी जहाँ से चलती है और हुगली के तक राष्ट्रीय जलमार्ग वन जो है इसी पर है। ठीक, तो गंगा वाली बात आ जाती है, तो फिर आंसर हो जाएगा कौन सा, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या एक। निम्न में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह जो है यहाँ पर नहीं है। प्राकृतिक बंदरगाहों के दो तरीके के बंदरगाह होते हैं हमारे पास। प्राकृतिक बंदरगाह की अगर देखें तो आंसर हमारे पास कौन सा हो जाएगा, चेन्नई। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर हो जाएगा चेन्नई। क्या है हमारे पास, एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। कांडला की बात करें तो हमारे पास गुजरात में है, एक प्रकार का ज्वारीय बंदरगाह है। ज्वारीय बंदरगाह हो जाएगा कांडला बंदरगाह। 1965 में इसको मुक्त घोषित कर दिया, व्यापार मुक्त जो है इसको घोषित कर दिया था, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, ज्वारीय बंदरगाह है यहीं पर ही है, और कांडला कहाँ पर है, गुजरात में है, इसको भी यहाँ पर ध्यान रख लेना। ठीक, पारादीप की बात करें तो पारादीप उड़ीसा में है। मुंबई की बात करें हमारे पास प्राकृतिक बंदरगाह है, मुंबई भी क्या है, हमारा एक प्राकृतिक बंदरगाह है। चलिए, भारत में बंदरगाह में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है। ठीक, तो आंसर हमारे पास कौन सा हो जाएगा, खुली सागरीय में, तो मुंबई, बी जो है आंसर हो जाएगा। खुला सागरीय है, यहाँ पर हो जाएगा बी। विशाखापट्टनम की अगर बात करते हैं तो हमारे पास विशाखापट्टनम क्या है, सबसे गहरा बंदरगाह। ठीक, अगर देखें तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, विशाखापट्टनम हो जाएगा। ठीक, इसी विशाखापट्टनम पर भी अगर देखें तो डॉल्फिन नोज। ठीक, इसी डॉल्फिन नोज के पीछे हमारे पास क्या स्थित है, यही विशाखापट्टनम है जो इसको लगातार क्या करता है, यहाँ पर बचाता रहता है। ठीक, तो सबसे गहरा बंदरगाह भी हो जाएगा कौन सा, विशाखापट्टनम। चलिए, निम्न में से कौन सा बंदरगाह जुआरी नदी की एस्टोरी पर स्थित है, तो जुआरी नदी कहाँ थी है, गोवा वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा हो जाएगा, मारमा गोवा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, यहीं पर ही है जुआरी नदी के। कोची की अगर बात करेंगे केरल में, पारादीप उड़ीसा में हो जाएगा, कोची केरल में हो जाएगा। केरल से ध्यान रखना, इसी को क्वीन ऑफ अरेबियन सी, क्वीन ऑफ अरेबियन सी, ठीक, क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से भी जाना जाता है। यही कोची में, ध्यान रखना, सबसे बड़ा शिप यार्ड जो है वो यहीं पर ही है, कोची में ही। तीसरा भी ध्यान रखना, लेगुन झील के किनारे। ठीक है, लेगुन झील पर स्थित जो बंदरगाह है, ठीक है, वो भी यही है एकमात्र, कौन सा, कोची ही है, ध्यान रखना। ठीक हो गया। चलिए, तो ये ज्वारी, अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, मारमा गोवा। अगला, भारत के किस राज्य में सड़कों का घनत्व तो सबसे ज़्यादा है, फिर से अभी बताया था सड़कों का। ठीक है, वो कौन सा हो जाएगा, आंसर केरल। सर्वाधिक जो सड़कें हैं, अगर हमने अभी भी देखा था, सर्वाधिक सड़कें अगर पूछे गए, राष्ट्रीय राजमार्ग पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा, महाराष्ट्र। ग्रामीण सड़कें भी यही हैं। ठीक हो गया। और अगर घनत्व की बात करेगा कि कौन सा है, तो फिर हमारा आंसर बदल जाएगा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, केरल यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला, जापान में लोहे एस का निर्यात प्रमुख रूप से किस बंदरगाह से किया जाता है, जापान के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखना, तो जापान के लिए कहाँ से, फिर से यहीं मारमा गोवा से किया जाता है, गोवा से। विशाखापट्टनम अभी बताया सबसे गहरा बंदरगाह है, प्राकृतिक बंदरगाह भी है। पारादीप अभी कहाँ है, उड़ीसा में ही स्थित है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। चलिए अगला, निम्न में से कौन सा एक भारतीय पत्तनों का उत्तर से दक्षिण की सही क्रम है। ठीक, तो हमारे पास सबसे पहला कौन सा आ जाता है, ऑप्शन बी जो है आंसर हो जाएगा। सबसे पहले कांडला बंदरगाह, ठीक है, उत्तर से अगर देखें तो कौन सा, गुजरात हो जाएगा। हल्दिया की अगर बात करेंगे तो वेस्ट बंगाल में हो जाएगा। पारादीप की अगर बात करें, पारादीप कहाँ, उड़ीसा में हो जाएगा। कोची की अगर बात करें तो वो फिर किस में हो जाएगा, केरल में यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, चलिए, तो आंसर जो है बी हो जाएगा। अगला, डॉल्फिनोज नामक चट्टान के पीछे स्थित कौन सा बंदरगाह है, अभी हम चर्चा कर ही रहे थे इसकी, जैसे अभी बताया, तो कौन सा बंदरगाह है वो, विशाखापट्टनम जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला, कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है। कांडला बंदरगाह की अगर बात करें तो दीनदयाल बंदरगाह, इसका अभी नया नाम है। इसी बंदरगाह को क्या, ज्वारीय बंदरगाह भी कहते हैं, ज्वारीय बंदरगाह भी कहा जाता है। इसी को 1965 में क्या कर दिया, व्यापार मुक्त घोषित इसको कर दिया गया है। ठीक, गुजरात में ये स्थित है। चलो, ऑप्शन ए की बात करते हैं, चिदम्बरनार की। ठीक, तो यहाँ पर तूतीकोरिन, तूतीकोरिन, ठीक है, इसका नाम है तूतीकोरिन का, वीओ चिदम्बरनार। ठीक है, के कामराज की बात करें तो किसका, एन्नौर का। ठीक, और ध्यान रखना, एन्नौर से सबसे ज़्यादा या सबसे पहला कंप्यूटरकृत, सबसे पहला आधुनिक या कंप्यूटरकृत जो बंदरगाह है वो यही है, कौन सा, एन्नौर बंदरगाह, जिसका नाम क्या है, के कामराज। ठीक, जेएल नेहरू की अगर बात करते हैं, जेएल नेहरू पत्तन। ठीक है, तो मुंबई का नाम है जेएल नेहरू। ठीक, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना चाहिए, किसका, तूतीकोरिन का है, दीनदयाल कांडला का है,
के कामराज, वो किसका है? एन्नौर का। वैसे आंसर की बात करेंगे तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए, रसायन बंदर के नाम से प्रसिद्ध दहेज बंदरगाह किस राज्य में है? तो रसायन बंदरगाह के नाम से कहाँ पर, यानी जितना भी हमारा केमिकल जो आयात निर्यात किया जाता है इसी बंदरगाह से, वो कहाँ पर है? गुजरात में है ये दहेज बंदरगाह, जिसको हम क्या कहते हैं? रसायन बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पर स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक, चलिए अगला, निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो भारत में वायु परिवहन की जो शुरुआत है गलत हो जाएगा। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? 1911 में हुई थी, ये ध्यान रखना। इंडियन एयरवेज कंपनी की स्थापना, इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी की स्थापना 1933 में हुई थी, बिल्कुल सही है। देश में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण जो है वो कब हुआ था? हमारे पास 1953 में हुआ था, ठीक है ये भी। चौथे की अगर बात करते हैं तो भारतीय विमान प्राधिकरण का गठन, ठीक है, 87 में नहीं बल्कि कब हुआ था? 1995 में, 1995 में। तो हमने सही बताना है, सही में से हमारे पास ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा, तो 2 सही हो जाएंगे। 2 और 3 जो है हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये चीज़ भी ध्यान रख लेना। ठीक हो गया, तो आंसर 2 और 3। चलिए अगला, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? ठीक है, भारत में प्रथम रेल व्यवस्था की शुरुआत, भारत में प्रथम रेल व्यवस्था की शुरुआत तो ये केरल से नहीं हुई थी। भारत में पहली जो रेल है वो कहाँ से चली थी? हमारे पास मुंबई से थाने के बीच में चली थी, मुंबई टू थाने के बीच में चली थी हमारे पास। कब? 1853 में, ये भी ध्यान रखना। भारतीय रेलवे बोर्ड का गठन अगर देखें तो 1935 में नहीं, भारतीय रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था? 1905 में भारतीय रेलवे बोर्ड का गठन होता है। विश्व की प्रथम रेलगाड़ी 1825 में चलती है, बिल्कुल सही है। और भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1950 में हुआ था। हमने क्या बताना है? सही बताना है, तो 1 गलत, हमारे पास 2 गलत हो जाएगा, और 3 और 4 हमारा 3 और 4 कहाँ है? ऑप्शन डी। तो 3 और 4 कहाँ मिलेगा? ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला, भारत में सर्वाधिक गति से चलने वाली ट्रेन, ठीक, तो सर्वाधिक गति से चलने वाली ट्रेन कौन सी हमारे पास? गतिमान एक्सप्रेस है, ये ध्यान रखना। सबसे ज़्यादा दूरी तय करने वाली हमारे पास कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस है, सबसे ज़्यादा जो दूरी तय करती है। उसके बाद सबसे तेज से गतिमान एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस, ध्यान रखना। वंदे भारत जो एक्सप्रेस है ये सेमी हाई स्पीड वाली है, ठीक है, सेमी हाई स्पीड, सेमी हाई स्पीड वाली, जैसे बुलेट ट्रेन बोलते हैं ना हम, तो ऐसी सेमी हाई स्पीड वाली बुलेट ट्रेन है। चलती तो है ये, लेकिन वो बुलेट ट्रेन के उस कैटेगरी में आ जाती है सेमी हाई स्पीड में, ठीक, तो इस वजह से ये नहीं होगा। ठीक हो गया, तो ये भी ध्यान रखना। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हमारे पास होगा। फिर आपको पता है 2019 में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई गई थी, किसके बीच में? दिल्ली से वाराणसी के बीच में चलाई गई थी। और फिर अगर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखें तो 25 मई 2023 को ये चलाई गई थी, कहाँ से? दिल्ली से देहरादून के बीच में। कौन सा? वंदे भारत एक्सप्रेस। ठीक हो गया, चलिए अगला, बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? आंसर की अगर बात करते हैं हम लोग, ठीक है, तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? नागपुर। ठीक, तो आंसर सी जो है हमारे यहाँ पर हो जाएगा। चेन्नई, ठीक है, बात करते हैं जैसे कोलकाता में हमारे पास कौन सा है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता में हो जाएगा। अमृतसर की अगर बात करते हैं हम लोग, हो जाएगा कौन सा? अमृतसर में गुरु रामदास हो जाएगा, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो इस तरीके से काफ़ी, जैसे दिल्ली में हमारे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट हो जाएगा, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर में जैसे वीर सावरकर हो जाएगा, ठीक, तो ऐसे एयरपोर्ट जो है यहाँ पर स्थित। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प 2011 की जनगणना के आधार पर सही सुमेलित है? ऑप्शन ए की बात करें तो सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व वाला जो दूसरा हमारा ऑप्शन ए जो आंसर हो जाए, सर्वाधिक जनघनत्व वाला दूसरा जो राज्य है वो हमारे पास कौन सा हो जाएगा? वेस्ट बंगाल यहाँ पर हो जाएगा। ठीक हो गया, चलिए अगला, न्यूनतम जनसंख्या वाले निम्न राज्यों का सही बढ़ता क्रम कौन सा है? न्यूनतम जनसंख्या वाले निम्न राज्यों का, तो न्यूनतम सबसे कम जनसंख्या वहाँ पर कौन सी है? सिक्किम है, फिर मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, फिर गोवा। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? बी जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए, भारत की जाने के इतिहास में किस दशक में दशकीय वृद्धि जो है ऋणात्मक रही थी? तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास कब से? ऑप्शन बी हो जाएगा, 1911 से 1921 में रही थी। इसीलिए इस वर्ष को क्या कहते हैं हम? विभाजक वर्ष के रूप में भी क्या जाना जाता है? तो विभाजक वर्ष के रूप में भी इसे जाना जाता है। ठीक, चलिए अगला, निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या प्रतिशत उच्च है? ठीक है, सर्वाधिक जो जनसंख्या का प्रतिशत है वो कहां पर? ऑप्शन ए जो है यहां पर हो जाएगा कौन सा? मिजोरम जो है यहां पर आंसर हो जाएगा। जनसंख्या का जो उच्च प्रतिशत है वो कहां पर है हमारे पास? मिजोरम जो है आंसर हो जाएगा। चलिए अगला, भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी? ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पर? दार्जिलिंग में इसको कर दिया गया था सबसे पहले जल विद्युत केंद्र की स्थापना। चलिए अगला, निम्न में से कौन सा राज्य नहर द्वारा सिंचाई में
अग्रणी राज्य है। नहर द्वारा की अगर बात करें तो हमारे पास कौन सा हो जाएगा, नहर द्वारा। तो उत्तर प्रदेश जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई में अग्रणी जो राज्य है वो बी जो है हमारे पास आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला, निम्न में से सही कथनों का चयन कीजिए। भारत का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र। चलिए, तो पहले की अगर बात करते हैं तो पहला जैव आरक्षित जो क्षेत्र है वो चिल्का झील नहीं है, हमारे पास कौन सा है, नीलगिरी। ठीक, नीलगिरी हमारे पास 1986 में, ठीक है, हमारे पास नीलगिरी आ जाता है। सबसे छोटा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र पंचमढ़ी नहीं है, बल्कि कौन सा है, डिब्रू सेखोवा। डिब्रू सेखोवा, ठीक, हमारे पास जो डिब्रू सेखोवा है सबसे छोटा। सबसे बड़ा की अगर बात करेगा तो हमारे पास हो जाएगा कौन सा, कच्छ का रण। जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्रों में यूनेस्को की विश्व नेटवर्क में जिसको शामिल कर लिया गया है, ठीक, तो वो हमारे पास कौन सा हो जाएगा, 12। यानी ऐसे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हमारे पास जो हैं, जो 18 हैं, उनमें से यूनेस्को ने अपने विश्व नेटवर्क में जिनको शामिल किया है वो 12 क्या है, बिल्कुल यहाँ पर सही है। तो एक गलत है, दो गलत है, 3 की अगर बात करेंगे कहाँ पर मिलेगा, तो ऑप्शन बी में हमें जो है आंसर मिलने वाला। तो केवल 3 जो है, इसका आंसर केवल 3 हो जाएगा, किसका, 50 का। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है, हमें कौन सा बताना है, सही बताना है, कौन सा सही सुमेलित है। पहले की चर्चा कर लेते हैं। तो हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, तो हजारीबाग बिल्कुल सही है, झारखंड में ही है। हमने पढ़ा था कि जो छोटा नागपुर का पठार है, जो दामोदर 2 भागों में बांटती है, तो उत्तर वाला क्षेत्र कौन सा, हजारीबाग का, और दक्षिण वाला कौन सा आ जाता है हमारे पास, रांची का पठार आ जाता है। ठीक हो गया, तो पहला कौन सा हो जाएगा हमारे पास, झारखंड सही है। तुंगभद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कर्नाटक बिल्कुल सही है, यहीं पर ही कौन सी नदी बहती है, तुंगभद्रा नदी भी बहती है यहीं पर कर्नाटक वाले क्षेत्र में। सिमलीपाल की अगर बात करें तो सिमलीपाल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, उड़ीसा में है। अभी रिसेंटली एलटी के पेपर में भी पूछा गया था परसों, इनको मिलाने के लिए। ठीक हो गया। इंदिरा गांधी जो अभ्यारण्य है, तो इंदिरा गांधी अभ्यारण्य जो है राजस्थान में नहीं है, बल्कि वो कहाँ पर है, तमिलनाडु में। ठीक, तो इंदिरा गांधी जो अभ्यारण्य है वो है तमिलनाडु में। तो हमने सही बताना है, तो 1 2 3, 1 2 3 कहां पर मिलेगा, तो ऑप्शन डी में हमें मिल जाएगा कौन सा आंसर, ऑप्शन डी जो है हमारा यहां पर हो जाएगा। चलिए अगला, निम्न में से कौन सा विकल्प यहां पर सही सुमेलित है। सही सुमेलित की बात करते हैं तो भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल, ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा जो रामसर स्थल है सुंदरवन का डेल्टा। ठीक, तो अगर हम इसको देखें, सही सुमेलित हमने बताना है, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। तो भारत का सबसे बड़ा जो रामसर स्थल है वो कौन सा हमारे पास है, सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा आपको पता है कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में है। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा भी इसको कहते हैं, ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र का सबसे बड़ा जो डेल्टा बनाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, सुंदरवन का डेल्टा भी इसको कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहीं पर एक वृक्ष भी मिलता है, कौन सा, सुंदरी नाम का एक वृक्ष जो है यहाँ पर मिलता है, इसलिए सुंदरवन का डेल्टा होता है। भारत का सबसे छोटा जो रामसर स्थल है वो है रेणुका आर्द्रभूमि, कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये भी सही हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल, तो भारत में सबसे अधिक जो रामसर स्थल हैं वो कितने हो गए हैं, ठीक है, तमिलनाडु में है सबसे ज्यादा, तमिलनाडु, ठीक, ध्यान रखना 20 से ऊपर तमिलनाडु में है, दूसरे उत्तर प्रदेश में है। टोटल की बात करेंगे तो 85 रामसर स्थल है, 3 अभी नए जोड़ दिए गए हैं रिसेंटली, अभी कुछ दिन पहले। ठीक हो गया, जिसमें से उन 3 में से भी 2 कहाँ के हैं, तमिलनाडु के, उन 3 में से भी 2 तमिलनाडु के हैं और 1 मध्य प्रदेश का है, ये ध्यान रखना। ठीक हो गया, तो सबसे ज्यादा कहां पर है, तमिलनाडु में। टोटल की बात आएगी, होता क्या है रामसर, तो रामसर समझौते पर हस्ताक्षर 1 फरवरी 1982 को। तो जो हमारे पास वेटलैंड जो क्षेत्र होते हैं आर्द्रभूमि, तो सबसे पहले ईरान का जो रामसर शहर है यहां पर सबसे पहले 2 फरवरी 1971 को एक सम्मेलन हुआ था इसी ईरान के इस रामसर शहर में, क्योंकि भाई आर्द्रभूमि को बचाना है, इसमें मरुस्थल भी आते हैं, इसमें जो पार्क हैं वो भी आते हैं, सारी चीज़ों को इसमें काउंट कर लिया जाता है। इसीलिए 2 फरवरी को हम क्या मनाते हैं, विश्व आर्द्र भूमि दिवस भी यहाँ पर क्या मनाया जाता है, विश्व आर्द्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, वेटलैंड डे भी मनाया जाता है 2 फरवरी को। ठीक, तो ये भी सही हो जाएगा। अगर हमने सही बताना है तो 1 2 और 4, 1 2 और 4 यानी कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी जो है हमारा ऑप्शन सर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक हो गया। चलिए अगला, 2011 की गणना के अनुसार न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला, हमारे पास न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जो प्रतिशत वाला जो राज्य है वो कौन सा हो जाएगा हमारे पास, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी जो है यहाँ पर अनुसूचित जनजाति में। और ठीक है, अनुसूचित जनजाति में परसेंटेज पूछ रहा है तो फिर कौन सा हो जाएगा, मणिपुर यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है, सही बताना है, तो कौन सा है यहाँ पर जो सही सुमेलित है। तो आंसर की अगर बात करेंगे हमारे, सबसे पहले देखते हैं, तो कोयला नगरी अलीगढ़ को नहीं किसे बोला जाता है, धनबाद, कोयला नगरी बोला जाता है धनबाद को।
ठीक। फिर हमारे पास आ जाएगा मलय का देश। मलय का देश सिक्किम नहीं बल्कि किसी का राज्य जो है वो कौन सा हो जाएगा, कर्नाटक को कहा जाता है। मसालों का बगीचा, मसालों का बगीचा आपको पता है आंध्र प्रदेश को नहीं बल्कि किसको कहा जाता है, केरल को कहा जाता है। भारत का उद्यान तो क्या हो जाएगा हमारे पास, वो बेंगलुरु हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक हो गया। चलिए अगला, निम्न में से कौन सा विकल्प, ठीक है, अच्छा ये हो गया। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान सबसे छोटा है। साउथ बटन कहाँ पर है हमारे पास, तो अंडमान निकोबार में। कहाँ पर है, अंडमान निकोबार में सबसे छोटा जो है राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। वहीं हेमिस राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है और ये कहाँ पर स्थित है, ये लद्दाख में यहाँ पर स्थित है। ठीक, तो आंसर की अगर चर्चा करेंगे तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला, सैटेलाइट फोन से लेस होने वाला पहला नेशनल पार्क कौन सा है? तो सैटेलाइट की अगर देखें तो हमारे पास कौन सा हो जाएगा, ठीक है, हमारे पास काजीरंगा। ठीक, तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा हो जाएगा, सी जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक, काजीरंगा। वहीं भीतरकनिका की अगर बात करें, ठीक है, कछुआ के लिए, ठीक है, तो कौन सा, भीतरकनिका उड़ीसा में हो जाएगा। केवला देवघाना, ठीक है, जो है हमारे पास कहाँ पर हो जाएगा, राजस्थान में हो जाएगा। और जो गिरिवन अगर हम देखें तो ये भी कौन सा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक हो गया। चलिए 57 अगले क्वेश्चन की अगर बात कर लेते हैं तो निम्नलिखित वन्य जो अभ्यारण्य में से कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है, सुमेलित है, हमने बताना है कौन सा यहाँ पर सुमेलित है। तो हमारे पास अगर आंसर की बात करें तो डी हो जाएगा। कौन सा, पाखाल जो है हमारे पास ये कहाँ पर स्थित है, तेलंगाना। कैमूर की अगर बात करते हैं तो आपको पता है कैमूर की अगर बात करेंगे तो वो महाराष्ट्र में नहीं बल्कि कहाँ पर है, बिहार में। कैमूर की पहाड़ियाँ भी अगर पड़ी होंगी तो बिहार में स्थित है। तंसा की अगर बात करते हैं तो तंसा गुजरात में नहीं बल्कि कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। इंदिरा गांधी जो अभ्यारण्य है वो उड़ीसा में नहीं बल्कि कहां पर स्थित है, तमिलनाडु में। कहां पर स्थित है, तमिलनाडु में। ठीक हो गया। चलो, तो आंसर सुमेलित बताना था तो डी जो है हमारा यहां पर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला, निम्न में से कौन सा बाघ अभ्यारण्य असम में स्थित है? इनमें से आपने बताना है कि कौन सा बाघ अभ्यारण्य यहां पर स्थित है। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 1 और 2। अगर हम देखें तो मानस जो बाघ अभ्यारण्य है ये भी असम में है हमारे पास, ये ठीक हो गया। नेमेरी भी असम में ही है, ये यहाँ पर हो जाएगा। नामदफा, ठीक है, नामदफा की अगर बात करें तो ये कहाँ पर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, फिलहाल की अगर बात करते हैं हम लोग, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। और सरिस्का, ठीक है, सरिस्का ये है राजस्थान में। कहाँ पर है, राजस्थान में। ठीक हो गया। तो हमने बताने हैं केवल असम वाले कि असम में कौन कौन से बाघ अभ्यारण्य स्थित हैं। तो असम में हमारे पास कौन से हो जाएंगे, मानस हो जाएगा और कौन सा हो जाएगा, नेमेरी यहाँ पर हो जाएगा, यानी 1 और 2। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी जो है हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला, इंदिरा गांधी ने प्रथम बार प्रोजेक्ट टाइगर का कार्यक्रम 1973 में जो शुरू किया था किसके नेतृत्व में किया क्या? तो ध्यान रखना वो कौन थे हमारे पास, कैलाश सांखला। ठीक है, इन्हीं को टाइगर मैन भी, भारत का टाइगर मैन भी कहा जाता है। ठीक है, टाइगर मैन भी कहा जाता है। ठीक है, इन्हीं को, कौन सा, कैलाश सांखला। कहाँ से संबंधित हैं, तो भारत के जो राजस्थान शहर, जो स्टेट है हमारा, राज्य है, वहाँ से संबंधित हैं। सलीम अली को अगर देखें तो पक्षी वैज्ञानिक के रूप में भी जाना जाता है, मूवी भी आपने देखी होगी। ठीक, मेधा पाटकर, ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन जो था तो इसका नेतृत्व किया था मेधा पाटकर ने। ठीक, और जो पांडुरंग हेगड़े हैं, ठीक है, 1986 में इन्होंने एपिको, कर्नाटक में एक आंदोलन चलाया था, एपिको आंदोलन। ठीक, इसके जनक भी हैं एपिको आंदोलन के। ये एपिको आंदोलन सेम उसी प्रकार का है जैसे उत्तराखंड में कौन सा आंदोलन चलाया गया था, चिपको आंदोलन चलाया गया था, उसी प्रकार का आंदोलन है यहाँ पर। ठीक हो गया। चलिए फिर बात करते हैं अगले की, भारत की जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का योगदान कितना है? तो ऑप्शन जो है हमारे पास कौन सा हो जाएगा, सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। कितना, लगभग 16.6% जो है भारत की जो कुल जनसंख्या है, इस कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का यानी एससी का जो प्रतिशत है जनसंख्या का योगदान कितना है, 16.6% यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला, निम्न में से कौन सा धौलाधार श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? धौलाधार जो श्रेणी है हमने पढ़ी हैं, धौलाधार श्रेणियां, तो आंसर जो है हमारे पास हो जाएगा कौन सा, गद्दी इसका आंसर यहां पर हो जाएगा। ठीक, तो सी जो है इसका आंसर होने वाला है। कुछ किताबों में देखो जनसंख्या में गद्दी भी है, कहीं पर लेप्चा भी है, लेकिन फिलहाल आंसर के लिए अगर चलेंगे तो गद्दी यहाँ पर हो जाएगा। जैसे अबोर है, हमने पहाड़ियाँ भी पढ़ी हुई हैं, अबोर मिसमी की पहाड़ियाँ भी आपने पढ़ी होंगी, तो इन्हीं पर कहाँ पर हैं, ये अरुणाचल प्रदेश में। हमने पढ़ा था ना दमम से, ठीक, तो डफला, अबोर, ठीक है, हमारे पास दमम, ठीक, दमम। ठीक, तो डफला हो गई हमारे पास, मेरी हो गया। ठीक है, फिर हमारे पास कौन सा हो जाती है, डफला हो गया। ठीक है, अबोर हो गया।
ठीक है। अबोर के बाद कौन सा आ जाती है, मिसमी। तो ये जो पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में हैं, इन्हीं पहाड़ियों पर क्या स्थित होती हैं, ये जनजाति में, जैसे अबोर जनजाति है, मिसमी जनजाति है, यहीं पर ही है, ये ध्यान रखना। थारू जैसे हमारे पास कहाँ मिलती है, जैसे बिहार वाले क्षेत्र में भी मिल जाती है, ठीक हो गया। तो ये चीज़ भी थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रख लेना, ठीक, इस श्रेणी में। तो आंसर फिलहाल अगर आंसर की चर्चा करेंगे तो हमारे पास सी जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला, सरहुल त्योहार। सरहुल त्योहार जो है कौन सी जनजाति से यहाँ पर संबंधित है, तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा, उरांव जो जनजाति है, सरहुल त्योहार, ठीक, तो इसी जनजाति के द्वारा यहाँ पर मनाया जाता है, ठीक। चलिए, निम्न में से कौन सा विकल्प यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं टोडा जनजाति की, ठीक, तो ये जम्मू कश्मीर में भी नहीं है, ठीक है। वैसे इसका आंसर फिर तो 2 हो जाने चाहिए मेरे हिसाब से, तो ठीक है, क्योंकि टोडा जनजाति वैसे वो साउथ की तरफ ही रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 ही आंसर हो जाएंगे, तो ध्यान रखना कौन सा, तमिलनाडु हो जाएगा। मुंडा की अगर बात करते हैं तो ये उड़ीसा में नहीं है, मुंडा जो जनजाति है उड़ीसा में नहीं बल्कि कहाँ पर पाई जाती है, झारखंड में। सुमेलित नहीं बताना है तो सी और डी दोनों आंसर हो जाएंगे। बाकी मोपला केरल में, मुरिया कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में। मोपला से आपको पता होगा यही जनजातीय विद्रोह मोपलाओं के द्वारा, ठीक है, केरल में जो स्टार्ट हुआ था मोपला विद्रोह, वो भी इन्हीं से ही यहाँ पर संबंधित है, ठीक। चलिए अगला, निम्न में से कौन सी जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है, ठीक है। तो ये जो है देखो, सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखें कि कौन सा इसमें नहीं है, तो हमारे पास कौन से हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, रेंगमा। रेंगमा जो है इस अंडमान निकोबार के समूह से मूल निवासी नहीं है। ध्यान रखना यहाँ पर जो ये शोम्पेन, ठीक, और जारवा जो 2 जनजातियां हैं अंडमान निकोबार में, जहाँ पर इनको दर्जा दिया गया है, ध्यान रखना। इसी शोम्पेन को, जो हमारी लोकसभा थी 2014 में जो इलेक्शन हुए थे, पहली बार इसने वोटिंग भी की थी वहाँ पर, इसी शोम्पेन ने, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना। चलिए अगला, भारत में किस राज्य में महिला पुरुष अनुपात 1000 से अधिक है। तो महिला पुरुष अनुपात में 1000 से अधिक कौन सा हो जाएगा, सी जो है हमारा आंसर हो जाएगा, केरल। आपको पता है 1000 से यानी किस चीज़ के बारे में पूछ रहा है, लिंगानुपात पूछ रहा है, ठीक है, तो वो कौन सा, केरल में सबसे ज़्यादा है, ठीक। अगला, वर्ष 2011 में जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत भारत में किस में है। तो सर्वाधिक प्रतिशत अगर पूछेगा तो प्रतिशत में हमारे पास कौन सा आ जाएगा, हिमाचल प्रदेश यहाँ पर आएगा ग्रामीण जनसंख्या के परसेंटेज में, ठीक, ये भी ध्यान रखना, ठीक। चलिए अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो सर्वाधिक घनत्व वाला जो प्रदेश है या केंद्र शासित प्रदेश, वो कौन सा हो जाएगा, दिल्ली जो है हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला, अधोलिखित में महिला साक्षरता का न्यूनतम प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है, ठीक है। अब महिलाओं का पूछ रहा है, ध्यान रखना, ठीक है, साक्षरता में महिलाओं का पूछ रहा है, तो आंसर हमारे पास कौन सा हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात, ठीक है। तो हमारे पास 68 में, ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास, बिहार जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। महिलाओं की साक्षरता पूछ रहा है, न्यूनतम प्रतिशत वाला अगर देखें तो हमारे पास कौन सा ये हो जाएगा, अगर केरल अगर देखें सर्वाधिक में, तो हमारे पास कौन सा आ जाएगा, केरल यहाँ पर आ जाएगा। भारत में उच्च शिशु दर वर्ष 2011 संबंधित है, भारत में जो उच्च शिशु मृत्यु दर 2011 संबंधित है, अगर हम इसको देखें तो आंसर कहाँ पर हो जाएगा सबसे ज़्यादा, तो डी जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा कहाँ पर, मध्य प्रदेश जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, वर्ष 2011 में जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य है, ठीक है। तो न्यूनतम जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, सी जो है ये आंसर हो जाएगा कौन सा, नागालैंड, ये आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत का अनुपात सर्वाधिक है, ठीक है। सर्वाधिक अनुपात अगर हम देखें तो कौन सा मिल जाता है हमें, डी जो है आंसर मिल जाता है कौन सा, पंजाब जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला, जनगणना 2011 से 2001 की तुलना में साक्षरता दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि यहाँ पर हुई है। तो ध्यान रखना, इसमें साक्षरता दर में सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुई है वो किस में हुई है, 9.21% की यहाँ पर क्या हुई, यानी 2000 की जनगणना से अभी तक इन 2 जनगणनाओं के बीच में सबसे ज़्यादा जो साक्षरता बढ़ी है वो किस में बढ़ी है, कितनी बढ़ी है, लगभग 9.21% जो है इसकी साक्षरता बढ़ी है। समान जनसंख्या घनत्व को दर्शाने वाली जो रेखाएं हैं वो कौन सी होती हैं हमारे पास, कौन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा, आइसोपाइवेनिक उसे बोलते हैं, जो समान जनसंख्या घनत्व को दर्शाती हैं। जैसे आइसोधर्म है, ठीक है, तापमान को दर्शाने वाली, ठीक है, आइसोथर्म, ठीक है, आइसोबार समान दाब को दर्शाने वाली, ठीक है, और आइसोलाइन जो है समान जो एक वैल्यू होती है उस वैल्यू को दर्शाने वाली, ठीक। तो आइसोबार दाब के लिए हो गई, ठीक है, ये ताप के लिए हो गई, और जनसंख्या घनत्व आएगा तो कौन सा हो जाएगा, आइसोपाइवेनिक जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित राज्य में से किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति के लोग
कहाँ निवास करते हैं, तो इसका आंसर हमारे पास कौन सा हो जाएगा, अनुसूचित जनजाति। तो अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर रहती है एसटी हमारे पास, मध्य प्रदेश जो है इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला, जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को एक दीर्घकालिक घटित क्रमिक परिवर्तन को कहते हैं हमारे पास कौन सा, जानकीय संक्रमण। ठीक है, तो इसका सिद्धांत भी यहाँ पर दिया है। फिर आपने पढ़ा होगा यहाँ पर कई सारे सिद्धांत हैं, जैसे माल्थस का सिद्धांत है जनसंख्या से संबंधित। ठीक है, यहाँ पर तो जनकीय जो संक्रमण है थॉमसन ने भी दिया है, ठीक, माल्थस ने भी दिया है, जिन्होंने कहा कि भाई क्या होते हैं हमारे पास, जनसंख्या कैसे बढ़ती है, ठीक, ज्यामितिक विधि से बढ़ती है, और जो जनसंख्या बढ़ेगी वो ज्यामितिक विधि से बढ़ेगी, और उत्पादन के साधन कैसे बढ़ते हैं हमारे पास, अंकगणितीय विधि से बढ़ते हैं। और एक समय ऐसा, यानी कितने वर्ष बताए इन्होंने, 25 वर्ष में क्या हो जाती हैं, यहाँ पर क्या हो जाता है, ये विस्फोट हो जाता है, और प्रकृति जो है अपने हिसाब से सारे काम यहाँ पर करती है। वर्ष 2021 की जनगणना का मुख्य विषय क्या है। अब 21 देखो, अभी तो जनगणना हुई नहीं है, लेकिन अगर हम देखें जनगणना का, तो वो कौन सा हमारे पास, पहला ऑप्शन जो है हो जाएगा हमारे पास कौन सा, जन भागीदारी से जन कल्याण। ठीक, तो यानी अभी हुई नहीं है, लेकिन इसका विषय तो रखा गया था 2021 में। तो विषय क्या है 2021 का, जन भागीदारी से जन कल्याण जो है इसका क्या है, विषय यहाँ पर रखा गया है। चलिए, लिग्नाइट निकृष्ट कोटि का कोयला है जिसमें कार्बन की मात्रा 50% से कम होती है। भारत में झारखंड लिग्नाइट का सर्वप्रथम उत्पादक यहाँ पर है। कथन कारण में स्पष्ट अगर हम करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, पहला कार्य अगर कथन की देखें तो निष्क्रिय कोयला यहाँ पर होता है, वो बिल्कुल सही है, निष्क्रिय लिग्नाइट। ठीक है, जिसमें कार्बन की मात्रा 50 से कम, तो कितनी होती है, लगभग 40 से 50% इसमें कार्बन की मात्रा यहाँ पर होती है। ठीक हो गया, तो पहला आंसर तो सही हो जाएगा कथन। भारत में झारखंड नहीं है, लिग्नाइट जो है सबसे ज़्यादा कौन हमारे पास करता है, वो है कौन सा, तमिलनाडु। तो यहाँ पर एक सही आर गलत कहाँ है, सी में, तो हमारा सी जो है आंसर हो जाएगा, यानी ए जो सही है यहाँ पर। और अगर कारण की चर्चा करें तो कारण यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। निम्न में से कोयला क्षेत्र में कौन सही सुमेलित नहीं है, निम्न में से कोयला क्षेत्र में हमने बताना है कि कौन सा सुमेलित यहाँ पर नहीं है। तो आंसर की अगर बात करेंगे हम लोग तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, डी हो जाएगा। कोरबा जो है कोयला क्षेत्रों से, वो छत्तीसगढ़ में नहीं है कोरबा, ठीक, सॉरी उड़ीसा में नहीं है, बल्कि कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है, ये ध्यान रखना। सिंगरेनी तेलंगाना ठीक है, यहाँ पर करणपुर झारखंड हो जाएगा, नेवेली तमिलनाडु हो जाएगा। सिंगरौली अगर आएगा, ठीक है, सिंगरौली, ठीक, सिंगरौली अगर आया तो फिर कहाँ पर हो जाएगा, यूपी में हो जाएगा, ये ध्यान रखना। और सिंगरेनी अगर आएगा तो कहाँ पर हो जाएगी, तेलंगाना में यहाँ पर हो जाएगी। ठीक, चलिए अगला, निम्न में से कौन सा तेल शोधक कारखाना जो है यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, ध्यान रखना। तो 79 का जो है आंसर हमारे पास हो जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा, नुमालीगढ़ जो है ये पश्चिम बंगाल में नहीं है, नुमालीगढ़ कहाँ पर है, असम में। तेल शोधनशाला जो है यहाँ पर है, कहाँ पर, असम में है नुमालीगढ़। ठीक हो गया, चलिए निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सही सुमेलित की बात करते हैं, देखो नेल्लोर हम पढ़ चुके हैं मैग्नीज के लिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें अभी हमने पढ़ी थी। ठीक, तो सुमेलित नहीं है, ठीक है, तो नेल्लोर जो है यहाँ पर तंबाकू, ठीक, तंबाकू के लिए भी है, ये तंबाकू के लिए भी फेमस है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, नेल्लोर वाला तंबाकू के लिए भी फेमस है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो हमारा आंसर सही सुमेलित नहीं है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा खनिज केरल में बहुयात में मिलता है। ठीक, तो आपको पता है केरल की अगर बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो है हमें क्या मिलता है यहाँ पर, डी जो है आंसर हो जाएगा कौन सा, मोनोजाइट जो है सबसे, जैसे मैग्नीज के लिए हमने कहा था सबसे ज़्यादा कहाँ पर, ठीक है, जैसे उड़ीसा में, ठीक है, हमारे पास अभ्रक आंध्र प्रदेश में होता है। ठीक है, फिर अगर देखें मोनोजाइट की अगर बात करते हैं तो मोनोजाइट सबसे अधिक केरल में। दिए गए नाभिकीय संयंत्रों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। नाभिकीय जो संयंत्र हैं हमारे पास, ठीक, कैगा हमारे पास ठीक हो जाएगा, कैगा कर्नाटक है। तारापुर महाराष्ट्र पहला जो हमारा संयंत्र है, ठीक है, वो कौन सा है, तारापुर महाराष्ट्र ही है। कोटा कहाँ पर है, राजस्थान में है। नरोरा की बात करें तो नरोरा जो है पश्चिम बंगाल में नहीं बल्कि कहाँ पर है, यूपी में है, इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया, चलिए अगला, भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा स्टेशन किस स्थान पर स्थापित किया गया था। तो सबको पता है, ठीक है, वो कहाँ पर, तारापुर, ठीक है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के तारापुर में सबसे पहला नाभिकीय ऊर्जा स्टेशन जो है भारत के द्वारा यहाँ पर बना दिया गया था। ठीक, रावत भाटा जैसे हमने किया, रावत भाटा कहाँ पर है, राजस्थान में है, रावत भाटा राजस्थान में है। कैगा हम लोग कहें तो कैगा कहाँ पर है, कर्नाटक में है। कुंडलकुलम की बात करें तो ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में स्थित है। ठीक हो गया, चलिए
चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी फसल नकदी फसल नहीं है? तो आंसर हो जाएगा हमारे पास कौन सा, गेहूं इसका आंसर हो जाएगा। गेहूं क्या है, हमारे पास नकदी फसल में नहीं आता है, जिसमें हम व्यापार व्यवसाय करते हैं, व्यवसाय की फसलें आती हैं। तो ये सारी जैसे गन्ना हो गया, कपास हो गया, जूट हो गया, चाय हो गया, ठीक है, कहवा है, ये इस प्रकार की क्या होती है, नकदी फसलों का उदाहरण होती है। गेहूँ जो है नकदी फसल का उदाहरण नहीं है। चलिए अगला, निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो गेहूँ, जौ, चना, सरसों, आलू, राई सब रबी की फसल में आते हैं, बस केवल कौन सा, जूट या पटसन इसी से ही निकाला जाता है। तो ये क्या है हमारे पास, किसका उदाहरण, रबी की फसल का उदाहरण नहीं है। ठीक, चलिए, भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? ठीक है, हालांकि वो अभी कुछ लोग महाराष्ट्र भी बोलेंगे, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना अब मध्य प्रदेश आ चुका है। ठीक है, अगर हम अभी की हाल ही की रिपोर्ट की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश भी आ चुका है, लेकिन अगर ये ऑप्शन में नहीं रहा मध्य प्रदेश या पुराने उससे बनाया तो महाराष्ट्र भी आ सकता है। महाराष्ट्र अब जो है चेंज हो जाए, नई जो रिपोर्ट है उसमें यहाँ पर ये चेंज हो गया है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना। चलिए, निम्न फसलों तथा उनका सर्वाधिक उत्पादन करने वाले राज्यों में कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है तो हम लोग ये देखते हैं मक्का। मक्का सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो पंजाब में नहीं होता, मक्का सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, कर्नाटक में होता है, ये ध्यान रखना। ठीक, बाकी चावल पश्चिम बंगाल ठीक है, गेहूँ उत्तर प्रदेश ठीक है, ज्वार क्योंकि मोटे अनाज हैं तो इस तरीके से यहीं पर ही होता है। ठीक, चलिए अगला, छोटी या लघु जोत कहा जाता है? छोटी और जो लघु जोत है तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 से जो 2 हेक्टेयर भूमि वाली जो जोत है वो हमारे पास क्या आती है, लघु जोत के अंतर्गत आती है। कई बार यहाँ से प्रश्न बना हुआ है, जैसे ये बड़ी जोत का आकार होता है, या अगर हम देखें यहाँ पर एक प्रश्न भी कई बार बनता है तो सीमांत जोत का आकार, सीमांत जोत का आकार ये भी पूछा जाता है। तो सीमांत जोत का जो आकार है, ठीक है, कब से हमारे यानी 0 से कम, 0 से कम, भारत की सीमांत जोत का आकार कितना है, 0 से कम। ठीक है, तो कई बार ये प्रश्न भी यहाँ से बना हुआ है। चलिए, गुलाबी क्रांति का संबंध निम्न में से किससे नहीं है? तो गुलाबी क्रांति का जो संबंध है वो मसाला उत्पादन से नहीं है, इसको भी ध्यान रखना। जैसे अगर हम कहें गुलाबी क्रांति है तो गुलाबी क्रांति में झींगा मछली इससे भी था, प्याज उत्पादन से भी था, औषध उत्पादन से भी था, लेकिन मसाला उत्पादन से यहाँ पर नहीं था। ठीक हो गया। चलिए, निम्न में से कौन सा संस्थान में सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो सुमेलित है, आपने बताना है सही सुमेलित है। तो ये इसके आंसर भी 2 हो जाएंगे, सी और डी इसके दोनों आंसर हो जाएंगे। चावल की अगर बात करें तो चावल शोध संस्थान हमारे पास कहाँ पर है, कटक में। ठीक है, चावल शोध संस्थान है कटक में। हमारे पास भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है करनाल में। ठीक हो गया। और ये दोनों भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में, ये भी सही है। ठीक, और भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में, ये दोनों सही हैं। तो आंसर फिर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी और डी, यहाँ पर दोनों आंसर हमारे हो जाएंगे। ठीक, चलिए अगला, निम्न में से किस शहर का सुपर प्रसारित शहर भी कहा जाता है? ठीक है, तो वो कौन सा हो जाएगा हमारे पास? ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। कौन सा? चेन्नई जो है इसका आंसर हो। जब सबसे ज़्यादा सुपर प्रसारित शहर जो कहा जाता है वो किसे? चेन्नई को ही कहा जाता है। चलिए अगला, निम्न में से सही कथन कौन कौन से हैं? आपने कथन पर चर्चा करनी है। तो भारत में सबसे पहले एक एक कथनों करके इन पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अगर देखें तो भारत में सर्वाधिक वन्य जीव जो अभ्यारण्य हैं वो कहाँ पर है हमारे पास? ठीक है, वो मध्य प्रदेश में नहीं है। ठीक, कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में। ये ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा कहाँ पर है वन्य जीव अभ्यारण्य? सबसे ज़्यादा अंडमान निकोबार में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कच्छ का डेजर्ट गुजरात में स्थित है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य घंडियाल संरक्षण हेतु के लिए बनाया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। पाखाल वन्य जीव अभी हमने पढ़ा था, उस सुमेलित वाला जो प्रश्न आया था पीछे, उसमें हमने पढ़ा है ये। ठीक, तो पाखाल वन्य जीव अभ्यारण्य जो है तेलंगाना में स्थित है। हमने बताना है, सही बताना है। तो पहला तो गलत हो गया, 2 3 4, 2 3 4 कहाँ मिलेगा? ऑप्शन सी में। तो सी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 93, निम्न में से कौन सा विकल्प यहाँ पर सुमेलित नहीं है? हमने बताना है यहाँ पर कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है। बाघ का प्रथम अगर हम देखें 93 में, तो बाघ का प्रथम जो है हमारे पास हो जाएगा मुकंदरपुर। ठीक है, सतना। ठीक है, ये भी सही है। पहला बाघ रिजर्व वो कौन सा है? जिम कॉर्बेट। ठीक है, कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, वो भी सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा बाघ रिजर्व वो कौन सा है? बोर। वो भी सही है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो रिजर्व है वो पकुई नहीं है, वो कौन सा हमारे पास? नामदफा। कौन सा है? सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा हो जाएगा? नामदफा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत में सर्वाधिक ऊर्जा उत्पादन ताप विद्युत की प्रकार की ऊर्जा है। सबसे पहले क्या बताना है हमने? बताना है सही नहीं है। तो 94 का अगर हम देखें तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ठीक है, सही है। भारत में सर्वाधिक ऊर्जा का जो उत्पादन है वो ताप विद्युत, यानी भारत जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करती है ताप जो विद्युत का, वो कैसा? तापीय ऊर्जा।
किससे करते हैं हम लोग? तापीय ऊर्जा से करते हैं। दूसरे की अगर बात करते हैं तो एशिया में सबसे बड़ा सौर संयंत्र जो है मध्य प्रदेश के रीवा में स्थित है। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। फिर बात करते हैं शीर्ष पवन ऊर्जा स्थानीय क्षमता वाला राज्य तमिलनाडु है, बिल्कुल सही है। सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा में जो है पहला स्थान किसका है? यहाँ पर तमिलनाडु का है। शीर्ष पवन ऊर्जा स्थानांतरित क्षमता वाला राज्य कौन सा है हमारे पास? तमिलनाडु सही हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय वो जनेवा में नहीं है, कहाँ पर है? गुरुग्राम में। गुरुग्राम में है, हरियाणा में। आपको पता है भारत और फ्रांस के सहयोग से हमने सौर संगठन का स्थापना की थी और जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? गुड़गांव में स्थित है। ठीक हो गया। चलिए, उदयपुर की जावर खाने किस खनिज के उत्खनन के लिए स्थित है? तो कई बार ये पूछा गया है। ठीक है, किस चीज़ के लिए है? जस्ता के लिए। ठीक है, तो उदयपुर में जो जावर की खाने हैं ये किस खनन के लिए स्थित हैं? तो जस्ता के लिए स्थित है। कई बार ये प्रश्न हो चुका है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक, तो हमने ये बताना है कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है। सबसे पहले की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो कोयला अवसादी शैलों में, बिल्कुल सही है। कोयला, पेट्रोलियम ये किस में मिलता है? अवसादी शैलों में। या अगर हम बात करें तो किसमें? परतदार चट्टानों में इसको ही पाया जाता है, या अवसादी चट्टानों में मिलता है। तो ये बिल्कुल सही है। आधुनिक ढंग से भारत में सर्वप्रथम कोयला रानीगंज से निकाला गया था, ये भी बिल्कुल सही है। भारत में सबसे ज़्यादा लिग्नाइट प्रकार, तो भारत में सबसे ज़्यादा लिग्नाइट नहीं, भारत में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। और ये कोयला हमारे पास कहाँ से? कार्बोनिफेरस युग से जुरेसिक युग के बीच में आया जाता है। कौन से काल में? अगर हम इसको देखें तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। और कौन सी प्रकार की चट्टानों में? हमारे पास गोंडवाना काल की चट्टानों में ये पाया जाता है सबसे ज़्यादा। कौन सा? बिटुमिनस प्रकार का कोयला। बिटुमिनस प्रकार के कोयले को कुकिंग कोयल भी कहा जाता है। हाँ, बिल्कुल सही है। इसको क्या कहा जाता है? कुकिंग कोयल भी। तो आंसर की बात है सही नहीं है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सी जो है हमारे पास यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जनजातीय जो समूह है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास कौन सा? भील। पहला आंसर है हमारे पास कौन सा हो जाएगा? अब जो है भील जो है सबसे बड़ा जनजातीय समूह यहाँ पर भारत का हो जाएगा। चलिए, सुमेलित नहीं है। बात करते हैं हमारे पास केंद्रीय, ये ए नहीं है, ठीक है, इसको काट देना। ये हमारे पास कौन सा है? केंद्रीय। ठीक है, बात करते हैं केंद्रीय जो मृदा संरक्षण बोर्ड है, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड 1953, बिल्कुल सही हो जाएगा। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 2015 में मोदी सरकार के द्वारा चलाई गई थी कि जो किसान है अपनी मिट्टी की परख के लिए, ठीक है, वहाँ पर जा सकते हैं, उसका टेस्ट लैब में उसका टेस्ट कराया जा सकता है। ठीक है, स्वास्थ्य कार्ड के लिए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ठीक है, जुलाई 1929 में। ऋषि कृषि अगर हम देखें, ठीक है, तो ये मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में स्थित है, बिल्कुल सही है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना पार्टी की नहीं है। ये किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है हमारे पास कब की है? 98-99 की जो है हमारे पास ये योजना मिल जाती है। ठीक, चलिए अगला। जलोढ़ मिट्टी के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। जलोढ़ मिट्टी के संबंध में गलत कथन का चयन यहाँ पर करना है। ठीक है, तो आंसर की अगर बात करते हैं, सबसे पहले इसका निर्माण जो है हिमालय नदियों के द्वारा हुआ है, बिल्कुल। जलोढ़ मिट्टी जब भी होती है तो उसका निर्माण ही किससे होता है हमारे पास? ठीक, इसी हिमालय नदियों के या उसके द्वारा, उसकी जो सहायक नदियाँ होती हैं, इन सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जो अवसाद होता है उसी से इसका निर्माण होता है। इस मिट्टी में गहन कृषि की जाती है, हाँ बिल्कुल सही है, जलोढ़ मिट्टी में गहन कृषि की जाती है। इसमें पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है, हमने बताना है गलत। ठीक, तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को बांगर, नवीन जलोढ़ मिट्टी को नहीं, बल्कि किसको कहते हैं हम लोग? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को। ठीक, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? बांगर कहा जाता है। जबकि नवीन जलोढ़ मिट्टी को हम क्या कहते हैं? खादर क्षेत्र। खादर क्षेत्र यानी ऐसा क्षेत्र जहाँ पर प्रतिवर्ष जो बरसात का पानी आता है या नदियों का पानी आता है, नई नई मिट्टियों का निर्माण होता है, उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? खादर क्षेत्र यहाँ पर कहा जाता है। चलिए, इस सेशन का जो लास्ट प्रश्न हमारे सामने है कि भाई हमने कहा था कौन सा इनमें से सुमेलित नहीं है, तो कौन सा नहीं होगा? सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर अगर देखें तो पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, ठीक है, इससे संबंधित है। भूरी क्रांति की अगर बात करें तो उर्वरक, ठीक है, ये भी सही है हमारे पास। फिर बात करते हैं अगर हम आंसर की बात करें गोल्डन क्रांति, ये भी ठीक है। बादामी क्रांति बायोडीजल से नहीं है, बल्कि अगर हम देखें कौन से हमारे पास? मसाला, ठीक है, किस क्षेत्र से हमारे पास? ठीक, चलिए, किस कृषि में, अच्छा क्वेश्चन और हैं शायद इसमें, तो किस कृषि में फसल उत्पादन तथा पशुपालन का कार्य साथ साथ किया जाता है? अभी एक पेपर में शायद आबकारी या किसी एक पेपर में पूछा गया है, जिसमें भी फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों साथ साथ किए जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? मिश्रित कृषि कहा जाता है, ध्यान रखना। वाणिज्यिक कृषि की बात करें यानी ऐसा क्षेत्र जहाँ पर एक ही फसल की जाती है और व्यापार से संबंधित पैसे कमाने के लिए, तो वो किस में आती है? वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत आती है, ध्यान रखना। लेकिन जब फसल भी उत्पादते हैं, हम गाय भैंस भी रखते हैं, पशुपालन भेड़ बकरियां, तो वो किसके अंतर्गत आती है? मिश्रित कृषि के अंतर्गत आती है। चलिए, यहाँ पर बताना है सुमेलित यहाँ पर नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर कौन सा?
सुमेलित नहीं है, ठीक है। सिल्वीकल्चर ठीक है हमारे पास, ठीक है, सुमेलित नहीं है। ओलिवरीकल्चर सब्जियों के लिए, विटीकल्चर अंगूर की खेती। वर्मी कल्चर की अगर बात करते हैं तो वर्मी कल्चर मधुमक्खी पालन से नहीं बल्कि मधुमक्खी पालन सेरीकल्चर होता है। वर्मी कल्चर जो है वो किससे संबंधित है हमारे पास, केंचुआ पालन। किससे संबंधित है, केंचुआ पालन से यहाँ पर संबंधित यहाँ पर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला आ जाएगा, जनसंख्या संक्रमण की अवस्था में उच्च दर, जन्म दर तथा उच्च मृत्यु दर पाई जाती है। तो ये प्रथम अवस्था में होता है, ध्यान रखना। दो अवस्थाएं याद है, वैसे उसकी 4 अवस्थाएं हैं, ठीक है, पर ध्यान रखना आपको पहली अवस्था में, ठीक, 2 अवस्थाएं याद है। प्रथम अवस्था में उच्च जन्म दर होती है और उच्च मृत्यु दर होती है। ये एक प्रश्न बना हुआ है वीडियो के पेपर में। द्वितीय जो अवस्था होती है उसमें ध्यान रखना उच्च जन्म दर होती है और निम्न मृत्यु दर। इसको लिख लो, ये आया हुआ भी है वीडियो में, ठीक। ये उच्च जन्म दर होती है, निम्न मृत्यु दर होती है। इसीलिए इस अवस्था में जनसंख्या संक्रमण का जो सिद्धांत है, इसकी जो ये द्वितीय अवस्था होती है, इसी द्वितीय अवस्था में होता है जनसंख्या विस्फोट, ठीक। ये ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो जनसंख्या जो विस्फोट होता है वो किस में होता है, ठीक, इसी के अंतर्गत इसकी दूसरी अवस्था में होता है, जहां पर जन्म दर उच्च हो जाती है और मृत्यु दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। चलिए अगला 104वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित की बात करें तो भारत में जैव विविधता सुरक्षा प्रोटोकॉल जो है 2003 में आया था, ठीक है, ये हुआ था, ठीक है। जैव विविधता अधिनियम 2002 का है। प्रोटोकॉल की बात करेंगे तो 2003 का। हाथी परियोजना 1992 में, ठीक है। विरासत 2010 में इसको विरासत घोषित कर दिया गया था। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण 18 अक्टूबर 2010, ये भी बिल्कुल सही है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ठीक, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम हमारे पास कब का है, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम हमारे पास 1972 का है। वन्य जीव संरक्षण, वन संरक्षण अधिनियम आएगा तो हमारे पास 1980 हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आएगा तो 1986 हो जाएगा। हमारे पास जैव विविधता आ जाएगा तो 2002 आ जाएगा। प्रोटोकॉल होगी तो 2003 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये चीज़ें यहाँ पर हो जाती हैं। कई सारे एक्ट्स हैं जो हम लोग यहाँ पर बनाए हुए हैं, ठीक। चलिए उम्मीद करता हूँ कुछ नया सीखने को मिले होगा, ठीक है। तब तक तैयारी करते रहिए आप, जो अगला टारगेट आपको दिया गया है, ठीक है, उसकी तैयारी करते रहिए। जिनको नहीं पता है टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं कि कौन सा टारगेट दिया गया है। मिलेंगे अगले टारगेट के किसी सॉल्यूशन में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।